हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो सीरीज है इसमें 400 पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कशन होने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि एमसीक्यू किसको टारगेट किए गए हैं। तो चूंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम बहुत पास में है और स्टेट पीसीएस और जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट के, उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो वन लाइनर फॉर्मेट में ज्यादा रहता है, फैक्चुअल ज्यादा रहता है। तो ये 400 जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो फैक्चुअल पॉलिटी को कवर करेगी और इंटायर पॉलिटी को कवर करेगी। जब हम 400 एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन का जो डिटेलिंग है उसे भी हम कवर कर रहे हैं। तो 400 एमसीक्यू नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2000 फैक्ट्स पॉलिटी के आप कवर कर लोगे पूरे वीडियोस के माध्यम से। और ये वीडियोस 50-50 एमसीक्यूज के जो वीडियो है उस फॉर्मेट में आएगा, 50 एमसीक्यू फिर 50 फिर 50। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से सिटीजनशिप तक कवर किया है, तो उसमें हमने सारे फैक्ट्स यहाँ पर देखे हैं और इसका मैराथन वीडियो भी आएगा। तो ये जो एमसीक्यूज है यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए जो नंबर है 8982088288, ये जो नंबर है इसमें आपको कांटेक्ट करना है। इसमें बेसिकली आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, वहां से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखें और कमेंट जरूर। देखो लक्ष्मीकांत की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है ना, वो चैप्टर वाइज चल रही है, उससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम 400 पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे, है ना। और ये एमसीक्यूज फोकस्ड किसको लेके हैं, जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है ना, वो फोकस है यहाँ पे। यूपी पीसीएस का एग्जाम है, एमपी पीएससी का एग्जाम है, या बीपीएससी का एग्जाम है, राजस्थान का एग्जाम है, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि यूपीएससी में भी पैटर्न ये फॉलो होता है, यूपीएससी भी कई क्वेश्चंस इस तरह से ही पूछता है, और जो मैं डिटेलिंग कवर कराऊंगा वो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, ऐसे क्वेश्चन को समझना जो फैक्चुअल ज़्यादा है ना। कॉन्सेप्ट इसमें कम रहेगा और फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो सब आप देख ही रहे हैं किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से क्लोज ऑप्शन रहते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 400 पॉलिटी के एमसीक्यूज में आपका सारा जो पॉलिटी है वो कवर कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो किसको लेके है, विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई, किस एक्ट के माध्यम से रखी गई। 1773 एक्ट, 1784, 1833 और 1858 एक्ट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब कंपनी का शासन चालू हुआ, कंपनी का रूल चालू हुआ, तो 1773 से लेके 1858 तक एक्ट लगातार आए। फिर 1858 एक्ट के बाद कंपनी एबॉलिश कर दी जाती है और पूरा जो कंट्रोल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है। लेकिन इस श्रेणी में पहला प्रयास कब किया गया, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के लिए कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, कुछ प्रोविजन लागू किए गए थे। और प्रयास यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल में रहे, ये थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर था। अब इसमें कई सारी चीज़ें की गई, जैसे अगर आप देखोगे गवर्नर जनरल इस टाइम पे कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब 1773 का एक्ट था तो गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो इसी बार ऐसा होता है, गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, बंगाल का जो गवर्नर का नाम था उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। मतलब क्या, दो चेंज आपने देखा, एक तो वॉरेन हेस्टिंग थे, दूसरा कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट और आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, कहाँ पे, कलकत्ता में। हालांकि जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उससे अलग था, है ना, ये सिर्फ कलकत्ता के सामान्य मामले देखता था, लेकिन हाँ इसको स्टैब्लिश किया जाता है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश को यहाँ पे शामिल किया जाता है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 4-5 फैक्ट आपने देखा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हर एक जो एमसीक्यू होगा उससे जुड़े 4-5 फैक्ट को भी समझेंगे। और 1773 एक्ट के माध्यम से जो निजी व्यापार था ना उस पर क्या किया लग जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। तो जो पर्सनल जो ट्रेड हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रावधान यहाँ पर शामिल किए जाते हैं और बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल के अंदर कर दिया जाता है। तो देखिए आपने एक जो एमसीक्यू आया उस एमसीक्यू से सारे 1773 एक्ट को रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 वाज इस्टेब्लिश विथ हाउ मेनी जजेस। इस एक्ट के माध्यम से कितने न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। तो मैंने आपको बताया कि 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और एक इसमें मुख्य जज था, वो 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस यहाँ पर थे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम देखें आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में, विच एक्ट वाज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से किस एक्ट को जाना जाता है। तो अगर आप देखोगे 70-73 एक्ट है, 81 का एक्ट है, 70-74 है, 70-93 का एक्ट। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1781 का एक्ट। 1781 का एक्ट जिस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही थे, इस टाइम पे भी गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से यहाँ पे जाना गया। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि जो रेवेन्यू रिलेटेड मामले थे और दीवानी मामले हुआ करते थे, है ना, तो उनको उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा गया था कि जो रेवेन्यू रिलेटेड जो मामले होंगे ना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही यह भी बात इसमें की गई थी कि जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ मतलब क्या, हिंदू जो लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो उनके जो मामले होते हैं ना वो उन्हीं के कानून के द्वारा सुनवाई होगी। जैसे हिंदुओं के संबंध में कोई मामला है तो उसकी सुनवाई हिंदुओं के जो अधिनियम उसके द्वारा होगी, उसी तरह से वाइस वर्सा मुस्लिम के संबंध में था। तो ये बात यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये इसके फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी था, तो हमने यहाँ पर देखा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 1781 का एक्ट। इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लीट डिस्कशन देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश टू मैनेज विच अफेयर्स। मतलब 1784 में पिट्स के इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, ये तो यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर आप देखो जब 1784 का एक्ट चल रहा था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो अभी भी वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल है। तो ये हम साथ में लेके चलेंगे, हर एक्ट के दौरान कौन गवर्नर जनरल था, ये चीज़ हम साथ के साथ में डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, जो व्यापारिक कार्य हुआ करते थे या कॉमर्शियल जो मामले हुआ करते थे, है ना, इसके अलावा जो पॉलिटिकल अफेयर्स हुआ करते थे, राजनीतिक मामले हुआ करते थे, इनको अलग कर दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम शुरुआत की जाती है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है यहाँ पे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर हम देखें किसके संबंध में हुआ करता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था राजनीतिक और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हुआ करते थे उसके लिए क्या था, को बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट किसके संबंध में था, वो व्यापारिक मामलों के संबंध में था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा, आगे देखते हैं। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था आप समझ के रखिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामलों के संबंध में था, कॉमर्शियल मामलों के लिए क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये व्यापारिक मामले के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हुआ करते थे, मैटर हुआ करते थे, उनके लिए था। तो 1784 के एक्ट में ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नर जनरल डिमांडेड द पावर टू ओवरराइड द काउंसिल एंड टू बी कमांडर इन चीफ। किस गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल का जो डिसीजन हुआ करता था, देखिए 1773 जब 4 का एक्ट आया था उसी टाइम पे गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल बनाई गई थी जो उसको एड एंड एडवाइस करती थी। लेकिन एक गवर्नर जनरल आता है और वो क्या कहता है कि भाई देखो, हम काउंसिल के जो मामले हैं उसको मैं ओवरराइड कर दूंगा, मुझे ये पावर चाहिए तभी मैं भारत जाऊंगा। तो 1786 एक्ट की बात है, 1786 का एक्ट आता है और इस टाइम पे गवर्नर जनरल चेंज होते हैं, और कौन गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कॉर्नवालिस, जो भी इसका कॉर्नवालिस होगा, इस टाइप का लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आते हैं तो उन्होंने क्या कहा, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ही, साथ ही कमांडर इन चीफ के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया था। इन्होंने बोला कि देखो मैं तभी जाऊँगा जब मुझे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ना ये कंट्रोल नहीं करेगा, इसके डिसीजन को मैं ओवर कर दूंगा, तभी मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न किसके बारे में है, एक विच चार्टर एक्ट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली टी एंड ट्रेड। मतलब चीन और जो चाय के साथ जो व्यापार को लेके एकाधिकार था, किस एक्ट के माध्यम से रद्द कर दी जाती है, कंप्लीटली हटा दी जाती है। ये यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। 1793 का एक्ट, 1813, 1833 और 1833। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको इन दोनों में हो सकता है, लेकिन जब 1813 का एक्ट चल रहा था, 1813 के एक्ट में क्या किया गया था, अगर आप देखोगे तो चाय के साथ जो व्यापार था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको बढ़ा दिया गया था। चलो हम 20 साल के लिए चाय के साथ व्यापार और चाइना के साथ जो भी ट्रेड चल रहा था उसको लेके यहाँ पर मोनोपोली बढ़ा दी गई थी 20 साल के लिए, ठीक है ना। और 20 साल बाद मतलब 1833 में इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसको ये अधिकार दिया गया था कि चाइना से पूरी तरह से व्यापार और
चाय के संबंध में जो व्यापार है वो अकेले करेगी, वो अब यहाँ पर उसको क्या कर दिया जाता है, उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये कब किया गया, 1833 के एक्ट में यहाँ पर किया गया। और जो 1813 का एक्ट था, 1813 एक्ट में क्या किया गया था, 1813 एक्ट में क्या किया गया था, भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश व्यापारियों को छूट दी गई थी कि और जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, जैसे एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, वो भारत में आके व्यापार कर सकती थी। लेकिन एकाधिकार चीन और चाय के संबंध में यहाँ पर किसके पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, या EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन 1833 में उसे भी यहाँ पे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप बोलोगे कि सर भैया आपने यहाँ बताया, तो यहाँ पर मैंने वॉरेन हेस्टिंग को बताया था ना, वो बंगाल का गवर्नर जनरल इनको पहली बार बनाया गया था। पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे आप, हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, विलियम बेंटिक है, या माउंट बेटन है। तो माउंट बेटन तो लास्ट में आए, ये होगा नहीं। वॉरेन हेस्टिंग तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब इन दोनों यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जब 1833 का एक्ट आता है, अब 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि ब्रिटिश, अब यहाँ पे आप देखो 1774 के एक्ट से यहाँ पर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल लेने का प्रयास कर रही है, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। हर बार क्या कर रही है, और कहते हैं ना कि टाइट करती जा रही है, एकदम बॉटल टाइट करती जा रही है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, तो ये यहाँ पे कर रही थी कौन, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1830 के एक्ट में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब क्या, जो पूरा ब्रिटिश प्रशासन था उसको एक ऑल इंडिया प्रशासन का रूप दे दिया गया। तो ये यहाँ पे इसके संबंध में यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया गया था। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और था, गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया था। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे याद रखनी है। और परिषद को इंडियन काउंसिल, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसे पहली बार इंडियन काउंसिल कहा गया, किस एक्ट में, तो अगर आप देखोगे किस एक्ट में, 1833 के एक्ट में पहली बार इसे इंडियन काउंसिल कहा गया। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कब हुआ कि सिविल सेवाओं के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ये बात ये चल रही थी कि भारत के जो लोग हैं उनको गवर्नेंस सिस्टम में शामिल किया जाए, तो कैसे शामिल किया जाए, इसको लेके लगातार यहाँ पे बात यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो अब इसके संबंध में कब प्रावधान किया गया ये आपको यहाँ पे बताना है। 1833 का एक्ट है, 1853, 61, 1990। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 1853। 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो सेफ्टी सिस्टम है ना उसको समाप्त कर दिया जाता है, और यहाँ पे ओपन कर दिया जाता है। ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के संबंध में कि अब कोई भी, अगर हम बात करें, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है। और इसको लेके कमेटी भी बनाई गई थी, जिसे मैकॉले कमेटी कहा जाता है, मैकॉले कमेटी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, इस एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए ओपन कंपटीशन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि बाद में अगर आप देखोगे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये बात यहाँ पे हुई थी। तो इस किस एक्ट में हुई थी, यहाँ पे आप देखोगे 1853 के एक्ट में हुई थी। अगर 1853 के एक्ट में ये बात हुई थी तो क्या कोई और बात इंपॉर्टेंट थी। और गवर्नर जनरल कौन था, तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1853 का एक्ट आया तो इस टाइम पे वो गवर्नर जनरल थे। और अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लास्ट चार्टर्ड एक्ट था, मतलब लास्ट चार्टर्ड एक्ट कौन सा था, 1853 का एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। क्योंकि जब 1858 का एक्ट आता है ना, वो चार्टर्ड एक्ट नहीं आता, वो भारत के जो प्रशासन उसमें सुधार का अधिनियम आता है ना, इंडियन गवर्नेंस एक्ट आता है 1858 में। तो ये चार्टर्ड एक्ट की जो श्रृंखला थी उसमें लास्ट एक्ट था, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस एक्ट में क्या किया गया था, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, जो गवर्नर जनरल को एड एंड एडवाइस करती थी, है ना, तो उस काउंसिल के जो लेजिस्लेचर काम थे, मतलब कि उसकी कानून बनाने की शक्तियाँ अलग हुआ करती थी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक शक्तियाँ, कार्यपालिकी शक्तियाँ अलग हुआ करती थी। तो 1853 के एक्ट में क्या किया गया था, दोनों के जो काम को अलग कर दिया गया था। ये भी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे इसी एक्ट में, 1853 के एक्ट में एक बात और शुरू किया गया था, क्या कि भारतीय केंद्रीय जो विधान परिषद हुआ करते उसमें क्या किया जाएगा, इनका रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया जाएगा। तो 6 नए मेंबर भी शामिल किए गए थे, 4 मद्रास से। तो ये भी आपने यहाँ पे इसे देखा होगा। और ये जो काउंसिल हुआ करती थी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो किसके, मिनी जो पार्लियामेंट हुआ करती थी उसकी तरह यहाँ पे काम यहाँ पे किया करती थी। ठीक है,
चलिए, तो इसके बारे में यहाँ पे देखा गया। एक और चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी कि चौथा मेंबर काउंसिल में लॉ मेंबर यहाँ पे जोड़ा गया था। लॉ मेंबर एक विधि सदस्य पहली बार यहाँ पर जोड़ा गया था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू किया गया, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच वायसराय। वायसराय वर्ड कहाँ से आया, तो जब 1850 एक्ट का एक्ट आता है उसके बाद जो गवर्नर जनरल नाम दिया गया था उसको वायसराय नाम कर दिया जाता है। और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय। और अंतिम गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। हालांकि बाद में भी गवर्नर जनरल वर्ड का उपयोग होता रहा, माउंटबेटन को भी गवर्नर जनरल ही कहते हैं, लेकिन जनरली अब क्या हुआ था, जो लॉ था या अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन हुआ करता था उसमें वायसराय वर्ड को यहाँ पे शामिल कर दिया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में यहाँ पे प्रश्न ये हो रहा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस वायसराय ने शुरू किया था, 9 क्वेश्चन। तो इस पर सही आंसर लॉर्ड कैनिंग ही होगा। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया यहाँ पे, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे शुरू किया। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, गिव मी अ सेकंड, इसको 3 नंबर कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या शुरू किया यहाँ पे, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहाँ पे की थी, ठीक है। और 1861 का एक्ट आता है उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को लीगल बना दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि एक प्रत्येक सदस्य को इस प्रणाली की, इस सिस्टम में क्या होता था कि एक मेंबर को अधिक विभाग भी दे सकते थे, ज़्यादा डिपार्टमेंट भी दिए जा सकते थे, ये चीज़ यहाँ पर थी। अब 1850 एक्ट की बात हो रही है, तो 1850 एक्ट जब आया तो उसमें एक और नया पद बना। उस पद को क्या गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, या भारत सचिव जो पद था उसको इजाद किया जाता है 1858 के एक्ट में। और जो भारत सचिव हुआ करता था ये लंदन में बैठता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाएगी, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी, जो भारत के सचिव को क्या करती थी, एड एंड एडवाइस करती थी। मतलब अब 2 अथॉरिटी होगी, एक तो वायसराय हो गया, दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये हो गए। ये दोनों मिलकर क्या करते थे, भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका संचालन करते थे, ठीक है। अब ये जो इसकी गवर्निंग काउंसिल थी उसकी एडवाइस के लिए 15 सदस्यों की बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसके अंतर्गत, 1858 एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम पे, या वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे 1858 का जब आया, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएट ऑफ इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। पहली बार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी किस अधिनियम में की गई थी। मतलब किस एक्ट में बोला गया कि भाई अब भारतीय जो है ना वो भी किस में शामिल होंगे, किसमें, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें शामिल होंगे। तो इसका सही आंसर क्या था, बी 1902। 1902 में क्या होता है, जब 1909 का एक्ट आता है, 1909 का एक्ट 1909 का एक्ट आता है, जिसे क्या कहा जाता है, मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो मार्ले जो भारतीय सचिव थे, अमेंटो थे, अर्ल ऑफ मेंटो क्या थे, अर्लामेंटो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो इसिला है इसको क्या कहा गया, मार्लेमेंटो सुधार कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों को एग्जीक्यूटिव में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें भारत के पहले व्यक्ति को चुना गया, ठीक है। उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम यहाँ पे लिख लीजिए आप, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे, और इनको यहाँ पे शामिल किया जाता है किस एक्ट के माध्यम से, 1909 के एक्ट के माध्यम से। तो ये बात भी आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है, ठीक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आगे की क्वेश्चन, अगला प्रश्न किसके बारे में, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल्स। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, किसने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की, किसने हिंदू मुस्लिम या अगर हम बात करें वोट में विभाजन की शुरुआत यहाँ पे की, तो लॉर्ड जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इन्होंने, या लॉर्ड मिंटो सेकंड ने, इसने क्या किया, 1909 का जब एक्ट आया तो 1909 के एक्ट में जो मुस्लिम हुआ करते थे उनको क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। मतलब क्या, मुसलमान खुद चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट भी मुसलमान ही देंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरल भारत को बांटने के लिए शुरू किया गया था। इसे फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत माना गया, और ये बाद में चल के बढ़ता गया। बाद में महिलाओं को और सभी को, मतलब अगर सिख को अलग, एंग्लो इंडियन को, सबको ये देता गया। बाद में अगर आप देखोगे पूना पैक्ट होता है, जब भारत में SC ST जो वर्ग हुआ करते थे, या अगर हम बात करें दलितों को दिया जाता है, तो उसके बाद महात्मा गांधी के बीच में और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो ये यहाँ पे शुरुआत होती है किसके बाद, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इसको शुरुआत किया था। इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं यहाँ पे कि द सिस्टम ऑफ डायरकी ड्यूअल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट, किस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1919 का एक्ट आता है, 1919 का एक्ट आता है। देखिए 1909 में कौन थे, आर्लाफ मिंटो थे, लेकिन जब 1919 का एक्ट आया तो इस टाइम पे वायसराय कौन हुआ करते थे, इस टाइम पे वायसराय हुआ करते थे जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक है ना। तो 20 अगस्त को इन्होंने घोषणा की, 20 अगस्त को क्या घोषणा की कि हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत यहाँ पर करेंगे भारत में, ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोला गया, और उसमें क्या किया गया, सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया। केंद्रीय विषय बांट दिया गया, मतलब कि सेंट्रल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे और प्रांत से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, ठीक है ना, दो भागों में यहाँ पर बांटा, और यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत की। मतलब क्या, जो प्रांत के विषय हुआ करते थे उनको दो भाग में बांट दिया गया। जैसे मान के चलिए कि स्टेट के सब्जेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट सब, उनको दो भागों में बांट दिया। एक तो कर दिया ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट, और दूसरा कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें ब्रिटिशर्स को दे दिए गए, जिसमें बड़े बड़े मामले, फिनेंस के मामले होते थे, एजुकेशन के मामले होते थे, तो वो किसको दे दिए गए थे, ब्रिटिशर्स को दे दिए गए थे। और 2022 में यूपीएससी में यही प्रश्न बना था कि जो ट्रांसफर के सब्जेक्ट थे वो भारतीयों के दिए गए थे, कौन कौन से ट्रांसफर से संबंधित सब्जेक्ट थे, तो वो चीज़ इसके संबंध में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब ये जो ट्रांसफर वाले थे ना, ये क्या रिस्पॉन्सिबल थे किसको लेके, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हुआ करती थी, विधायिका हुआ करती थी, उसके प्रति अकाउंटेबल थे। कौन, ट्रांसफर वाले जो भारतीय हुआ करते थे। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट में थे वो किसी के प्रति क्या करते थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ये दोनों फर्क आपको यहाँ पे याद रखना है। तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर में भारतीयों को दे दिए गए, भारतीय मंत्रियों को, और रिजर्व में ब्रिटिशर्स को यहाँ पे दे दिए गए। तो ये द्वैध शासन की शुरुआत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कब, 1919 के एक्ट में, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा, अगर आप देखोगे अब यहाँ पे जो कम्युनल अवार्ड था या कम्युनल जो सिस्टम था उसको और बढ़ाया गया, और सिखों को दे दिया गया, ईसाइयों को, एंग्लो यूरोपियंस को, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरल यहाँ पर दे दिया गया। लेकिन मताधिकार की जो संख्या सीमित थी, ऐसा नहीं था कि सभी लोग वोट डाल सकते थे, 18 वर्ष के ऊपर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ऐसा कुछ भी सिस्टम यहाँ पे नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रांतीय बजट को अलग कर दिया जाता है। प्रांतीय जो बजट हुआ करता था, राज्य का जो बजट था, उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया जाता है, और अनुमति दे दी जाती है कि जो प्रोविंसेस हुआ करती हैं वो क्या कर सकती हैं, बजट बना सकती हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे किस एक्ट के माध्यम से की गई है, 1919 के एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से यहाँ पर की गई है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि वेन वॉज द सेंट्रल पब्लिक कमीशन इज सेटअप, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो इसी एक्ट में ये बात हो गई थी कि एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज बनाया जाएगा, और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1926 में, 1921 नहीं, ना 19 ना 35, बल्कि 1926 में इसकी नियुक्ति की जाती है कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ पे पहली बार प्रावधान यहाँ पे किया जाता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1926। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द कम्युनल अवार्ड 1932 वाज प्रपोज्ड बाई हूम, 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था उसे किसने प्रस्तावित किया था, मतलब किसने, विंस्टन चर्चिल ने, रामसे मैकडोनाल्ड ने, क्लेमेंट एटली ने, लॉर्ड इरविन ने। इन चारों में से किसने कम्युनल अवार्ड को प्रस्तावित किया था। तो इसका आसान आंसर आपको यहाँ पे पता होगा कि जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, इन मैकडोनाल्ड अवार्ड भी उसमें कहा जाता है, उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरल के प्रस्तावित किया था, और कहा था कि जो दलित हैं, दलित वर्ग हुआ करता, उसको भी अगर हम सेपरेट इलेक्टोरल दे देते हैं तो हिंदुओं का बंटवारा हो जाएगा। अब इसको लेके क्या हुआ, गांधी जी ने अनशन कर दिया। जब गांधी जी ने अनशन किया तो यहाँ पर बाद में क्या होता है, गांधी जी के अनशन की वजह से फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में यहाँ पर सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। जो सामान्य सीट हुआ करती थी, जैसे जनरल सीट हुआ करती थी, उसमें अगर आप देखोगे तो 142 के आसपास जो सीट है उनको रिजर्व कर दिया जाता है, किसके लिए, दलित वर्ग के लिए। तो ये प्रावधान यहाँ पर किया जाता है पूना पैक्ट में, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इसी दौरान एक और एक्ट आता है, साइमन कमीशन का एक्ट आता है, उसकी भी आप थोड़ा समझ लीजिए। साइमन कमीशन का एक्ट जिसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, जॉन साइमन इसके नेतृत्व करते थे, और इनमें सभी के सभी लोग भारतीय नहीं थे, एक भी लोग यहाँ पे भारतीय, इसलिए इनका विरोध भी होता है। और इन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो ड्यूअल गवर्नेंस है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, है ना, प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की जाए। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न किसके बारे में है, विच एक्ट वाज स्टैब्लिश्ड द आरबीआई, किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत की थी। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस एक्ट ने ऐसा किया था। तो 1935 का जब एक्ट आता है, और इस एक्ट के दौरान जो जॉर्ज विलिंगटन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे, ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इस दौरान अखिल भारतीय अखिल भारतीय एसोसिएशन या अखिल भारतीय संघ की बात होती है ना। और ये बात होती है कि हम जो रियासतों को, प्रांतों को शामिल करके अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, लेकिन रियासतें शामिल नहीं हुई और इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। यही चीज़ स्टेटमेंट यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, क्या अखिल भारतीय संघ बन पाया था, नहीं बन पाया था। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसी अधिनियम में क्या किया जाता है, 3 सूचियाँ शुरू किया जाता है, और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा होती है। ये भी यूपीएससी 2012 में पूछा गया था, किस एक्ट के माध्यम से पहली बार अनुसूचियों को भारत में लाया गया था। ठीक है, तो जब भारत का अधिनियम 1935 का एक्ट आया था, इस एक्ट के दौरान अगर आप देखोगे 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी, तो इसे मिनी संविधान कहा जाता है। लगभग 70% इसी एक्ट से यहाँ पर लिया गया है। और इस 1935 के एक्ट में, जिसका आंसर 1935 एक्ट होगा, इसी में रिजर्व बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया था, और इसी में प्रांतों को ऑटोनॉमी देने की बात की। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, है ना, ये यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो इस तरह कई सारे प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे किए गए थे। और 1937 में, इसी एक्ट के माध्यम से 1937 में संघीय जो न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का आधार है, उसको 1937 में स्टैब्लिश किया गया था। 1935 के एक्ट में वर्मा को अलग किया गया था भारत से, है ना। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे। तो इस तरह से कई प्रावधान अगर आप देखोगे 1935 के एक्ट से किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हु फर्स्ट पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया, भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा था। तो महात्मा गांधी ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, एम.एन. रॉय ने रखा था, या बी.आर. अम्बेडकर ने रखा था। तो किसने भारतीय संविधान का सबसे पहले विचार रखा था, इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने भारतीय संविधान के विचार यहाँ पर रखा था। तो ये बात यहाँ पे जाहिर सी बात है, सभी को पता होगी। तो 1934 में इन्होंने ये विचार रखा था। ठीक, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एक्ट के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 1947 का जो एक्ट आता है, इस दौरान वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन हुआ करते थे। इसमें ये बात हुआ था कि विभाजन योजना इन्होंने प्रस्तुत की, और 3 जून को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। ठीक है, कि यहाँ पे विभाजन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में अगर आप देखोगे कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन आपस में बट गए, 15 अगस्त 1947 को, सॉरी। ठीक है, तो ये इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रावधान किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जैसे संविधान के निर्माण संबंधित संविधान के निर्माण के संबंध में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म अंडर द विच प्लान, किस प्लान के अंतर्गत किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, कैबिनेट मिशन है, या माउंटबेटन प्लान है। अब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब पेश किया जाता है, तो 1946 को पेश किया जाता है, और इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि हम क्या करेंगे, भारत में संविधान को बनाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। अब संविधान को लेकर हालांकि अलग अलग टाइप पे बैठकें भी हुई हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, किसके संबंध में यहाँ पे याद रखना है, कैबिनेट मिशन के संबंध में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव का 1940 में पेश किया गया था, है ना। कृष्ण 1942 में आई थिंक पेश किया गया था। माउंटबेटन पर 1947 का है शायद, है ना। तो इस तरह का इनके बीच में भी टाइम पीरियड यहाँ पर रहा है। ठीक, अब अगर जो संविधान सभा हुई, संविधान सभा की बैठक भी हुई, ये सब भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, अभी आगे हम देखते हैं। जो नहीं फंसेगा तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा में प्रथम सत्र के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बी.एन. राव थे, या एस.सी. मुखर्जी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और बाद में अगर आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है। ठीक, तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार क्या किया गया था, पहली बार 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और पहली बैठक में क्या किया जाता है, अस्थायी सदस्य चुना जाता है। बाद में जब अब 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 1946 इस दिन क्या किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुना जाता है, ठीक। और 2 उपाध्यक्ष थे, कौन कौन से थे उपाध्यक्ष, तो एच.सी. मुखर्जी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे। और कौन थे, टी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी जो थे वो क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो ये दिन है कब, 13 दिसंबर का। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एमपीपीएससी में पूछा गया था किस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 1946 को 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जब पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, अपनाया कब गया, तो 22 जुलाई, आप लिख लीजिएगा डेट, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव उद्देश्य जो प्रस्ताव था इसको अपना लिया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। अब पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुछ कितने सत्र हुए, हाउ मेनी सेशन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9, 11, 15, 22, तो 11 टोटल सेशन हुए थे, ठीक है। 165 दिनों तक संविधान सभा ने कार्य किया था और उसमें भी पूरा कार्य होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, 18 दिन का, और 165 दिन तक सेशन हुए थे। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी जो ये डिसाइड करती कि संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी है, किस किस तरह से चीज़ें होनी है, ये सारे काम के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में 7 सदस्य थे, उनके बारे में हम आगे देखेंगे क्योंकि उनके संबंध में भी MCQ है। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक और फैक्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे क्या, कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और बाद में अगर आप देखोगे, सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो वगैरह प्रॉपर, हाँ, तो बाद में अगर आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को सारे प्रावधान यहाँ पर लागू कर दिए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि विच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉल्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी द ड्रिफ्टिंग कमेटी, किस सदस्य ने प्रारूप समिति को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे बनता है। अब इस तरह के प्रश्न अगर पूछेंगे तो कौन इसका सही आंसर होगा, HB कामत, नजरुद्दीन अहमद, KM मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नजरुद्दीन अहमद। इन्होंने धीमी कार्यप्रणाली जो चल रही थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसको लेकर इन्होंने आलोचना की थी और कहा कि ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि ड्रिफ्ट करने वाली कमेटी है। तो ये प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी एग्जाम में आया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ऑन विच डेट वाज द नेशनल फ्लैग इंडिया अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जुलाई 1947, जनवरी 1950, अगस्त 1947 या नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और 24 जनवरी को क्या अपनाया गया था, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, है ना। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी को अपनाए गए थे। 22 जुलाई 1947 को क्या, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और एक काम और हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव भी 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, प्रस्ताव अपनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, लॉ मेंबर कौन थे। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। CH भाभा थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जॉन मथाई थे या संगमम चेट्टी थे। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले लॉ मेंबर कौन थे आपको यहाँ पे बताने, इसका सही आंसर हो जाएगा B, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को जो भारत की मंत्रिमंडल थी उसमें लॉ मेंबर बनाया गया था। अब जो भारत की मंत्रिमंडल थी, अब उसमें अगर आप देखोगे लॉ मेंबर तो इनको बनाया गया था, लेकिन जो जॉन मथाई थे इनको क्या बनाया गया था, तो जॉन मथाई को रेल परिवहन मंत्री
बनाया गया था, रेल परिवहन मंत्री। षणमुखम शेट्टी क्या बनाया गया था, इनको वित्त मंत्री फिनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है ना। CH भाभा को क्या बनाया गया था, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, होम मिनिस्टर सरदार पटेल थे, फूड मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एजुकेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जॉन मथाई रेलवे में थे, षणमुखम शेट्टी के बारे में मैंने बताया वित्त मंत्री थे, VR अम्बेडकर के बारे में बताया कि लॉ मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह आप लिख लीजिए, सरदार बलदेव सिंह क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा आपने देखा यहाँ पर, CH भाभा क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे। रफ़ी अहमद किदवई जो थे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल और निर्माण व जो माइनिंग है उसको लेके थे, NV गाडगिल। तो सारे ही मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, कहानी खत्म कर दी यहाँ पे बता के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन द सुप्रीम लॉ आउटलाइन गवर्नर द स्ट्रक्चर, मतलब क्या, निम्न में से किसे सर्वोच्च कानून कहा जाता है, बाई लॉ, ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स। तो किसको सुप्रीम लॉ कहा जाता है, तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या कहा जाता है, वो कानूनों का कानून है ना। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की ऑर्डिनेंस आएगा, बाई लॉज आएंगे, रूल्स आएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, बाई लॉ अमेंडमेंट, ये सब उसके अंदर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। फिर अगला प्रश्न है, विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया, 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44 या 73वां संविधान संशोधन। तो किसको ये कहा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इस संविधान संशोधन में बहुत सारे बदलाव हुए थे जो हम आगे चल के देखेंगे, है ना। लेकिन इस संविधान संशोधन को पार्टिकुलरली लघु संविधान कहा गया था, बहुत सारे बदलाव इस संविधान ने देखे थे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बोरो फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान से जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है ना। तो ये सही आंसर क्या हो गया, UK, US, जापान, जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा C, जापान से। तो यह जो कॉन्सेप्ट है जापान से लिया गया है, और ये संविधान का जो आर्टिकल 21 है ना उसमें इस्टेब्लिश, इसका पर्पज क्या है, यदि कोई विधि सम्मति या लॉ मेकिंग प्रोसेस से कोई चीज़ बनाई गई है ना, तो वही वैध होगी, वही लीगल होगी। मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई चीज़ें ही लीगल हुई, अदरवाइज चीज़ें लीगल नहीं मानी जाएंगी। तो इसको जापान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, किस संविधान से भारत ने यह प्रावधान लिया कि मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान ले लिया। अब इसमें यह दिया गया साउथ अफ्रीका है, वाइमर है, USSR है और कनाडा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी का जो वाइमर गणतंत्र है ना, वहाँ से हमने क्या प्रावधान लिया कि हम संविधान को क्या कर सकते हैं, संविधान को, मौलिक अधिकार उनको सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया है। USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ठीक है ना। चलिए और भी सारे आगे अभी आपको मिलेंगे, जैसे द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फीचर बोरोड, सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदायी जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत यहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो इसको कहाँ से लिया गया है, तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा कनाडा, 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि 143 का जो एक्ट है जिसमें क्या करता है, सुप्रीम राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या करता है, सलाह मांग सकता है ना, और उसमें सलाह देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो प्रावधान है कनाडा में था, कनाडा से हमने क्या किया, ये प्रावधान अडॉप्ट किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी, जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हम एक यहाँ पे छोटा सा वो बना लेते हैं जो कनाडा के संविधान से हमने तो ये लिया, इसके अलावा जो रेजिडरी जो पावर होती है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत जाएंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। DPSP हमने कहाँ से लिया, DPSP हमने लिया आयरलैंड से लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट USA से हमने लिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और पार्लियामेंट अगर हम देखें, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होती है, वो हमने कहाँ से लिया, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब बाकी गवर्नर का जो पद है वो सब हमने 1935 के एक्ट से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल, ठीक है। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघी किसने कहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन है, KC वियर्स है, सर आइवर जेनिंग्स है या BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसंघी किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा V, KC वियर ने कहा कि ये आत्मा में
क्या है कि एकात्मक है ना। एकात्मक मतलब क्या, क्या था ना कि फेडरल है या यूनिटरी है, मतलब आत्मा में यूनिटरी फीचर है इसका, लेकिन दिख रहा है कि फेडरल है, तो मतलब अर्धसंघ, क्वासी फेडरल, कुछ फीचर्स इसमें फेडरल के हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, इस वजह से केसी वियर ने इसे अर्धसंघी कहा है। फिर अगला प्रश्न आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, किस समिति के सिफारिश के आधार पर स्वर्ण इसको फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया था। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, सरकारी कमेटी केंद्र राज्य संबंध के में था, धर कमेटी राज्यों के निर्माण के संबंध में था, और वर्मा कमेटी महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में था। तो इसका सही आंसर स्वर्ण सिंह कमेटी था। उन्होंने रिकमेंडेशन दी तो 1942 में ही, आई थिंक 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में डीपीएसपी जोड़ा गया, इक्यावन के ए में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब देखिए ये जो पूरी पीडीएफ रहेगी 400 एमसीक्यू की रहेगी। अब 400 एमसीक्यू पढ़ाते दौरान मैं लगभग 1200 एमसीक्यू का कंटेंट आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये 1214 से जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें से पॉलिटी के 100% क्वेश्चन आपको फंसने ही फंसने हैं। बस आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को ले लेना है ग्रुप से, ठीक है ना। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर कनेक्ट करना पड़ेगा। इस पीडीएफ की मिनिमम कुछ फीस रखी गई है, क्योंकि ये एक बड़ी पीडीएफ है और इस सब में क्या होता है, बहुत खर्चा आता है बनाने में। करंट अफेयर तो आपको ऑलरेडी फ्री मिल ही रहा है, लेकिन ये पीडीएफ का हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है, जिससे और एक्सपेंसेस भी निकल रहे हैं। लगभग हमने यहाँ पे 50 रुपये में आपको 400 MCQ की पूरी बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश में, और इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट भी मिलेगा आपको। अगर आप देखोगे इस तरह का डिटेल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आप प्रिंट करवा सकते हैं कहीं भी जाके 25-50 रुपये 60 रुपये देके, और आप हमेशा के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको प्राप्त कैसे करना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच केस स्टैब्लिश दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस मामले में यह स्थापित किया गया है कि संसद में मूल संरचना को नहीं बदल सकती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, किस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। बेरूबाड़ी मामला है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल केस है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, केशवानंद भारती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला कब आता है, 1973 में आता है, और ये भारत का बेंचमार्क डिसीजन यहाँ पर होता है। और इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो पावर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए वो ठीक है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं बदला जा सकता। तो ये बात आपको यहाँ पे याद है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, तो ये सारी चीज़ों को नहीं बदला जा सकता, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस इन डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संतुलन पर आधारित है। एलआईसी ऑफ इंडिया केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस या एसआर बोमई केस। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें क्या कहा गया, न्यायालय ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी दोनों जरूरी है, और दोनों के बीच बैलेंस ही संविधान के बारे में बताता है। तो ये दोनों के बैलेंस के बारे में बात की मिनर्वा मिल केस ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, किस 42वें संविधान 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से बदलाव किए गए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन 3 वर्डों को क्या किया जाता है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, इसे किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, N.A. पालखीवाला ने, ठीक है, N.A. पालखीवाला ने। तो इसके बारे में यहाँ पे प्रीएम्बल को लेके कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट चली, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चली, और कई बार सुप्रीम कोर्ट मामला गया, हाई कोर्ट में अलग अलग जजमेंट आया। प्रश्न पूछता है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली स्टेटेड, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नहीं है प्रीएम्बल, ठीक है। तो बात है 1960 की। 1960 में कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रीएम्बल ओनली की माइंड ऑफ मेकर, की टू द माइंड मेकर्स, मतलब क्या
की माइंड ऑफ मेकर्स, जो भी संविधान लोगों ने बनाया था उनके दिमाग की चाबी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कब कहा गया था? 1960 में। तो 1960 में कौन सा डिसीजन आया था? तो वेरूवाड़ी मामला जब आया था 1960 में, तब कहा गया था। बाद में इसी निर्णय को 1973 में क्या किया जाता है? रिवर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है इस निर्णय को, ठीक है। तो बाद में 1973 जो केशवानंद भारती आता है, तो उसमें केशवानंद भारती में बदल दिया जाता है और वर्तमान में प्रियम्बल कंसिडर किया जाता है इंटीग्रल पार्ट। तो वर्तमान में संविधान का अंग है कि, तो ये कैसे मामला चला? तो केशवानंद भारती मामले में ये बात क्लियर हुई, लेकिन वेरूवाड़ी मामले में कहा गया था कि ये बस का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या क्वेश्चन है कि द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किससे लिए गए हैं? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। रशियन रिवोल्यूशन है, रूस क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, अमेरिकन वॉर है, या आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल है। इन चारों में सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। बात है ये जो फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई थी, उस दौरान क्या प्रमोट किया गया था? इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है ना, कहते हैं ना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, फिर सामाजिक जो समानता है, बंधुत्व, इन सब की बात की गई थी। कब? फ्रांस की क्रांति में। तो ये बात किसके संबंध में सही होगी? फ्रांस जो रिवोल्यूशन, उसके संबंध में ये बात यहाँ पे करेक्ट होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है ना? सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? स्टेटमेंट यहाँ पे है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का समान वितरण, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, बिना भेदभाव के व्यवहार करना, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा बी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन विदाउट कास्ट रिलीजियस डिस्टिंक्शन। किसी भी जाति के आधार पर, वेश के आधार पर, नस्ल के आधार पर अगर हम भेदभाव नहीं करते हैं, उसी को सामाजिक न्याय कहा जाता है। धन वितरण कर देने से सामाजिक न्याय नहीं होता है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस इंश्योर कैसे होता है? चाहे SC ST है, OBC है, बैकवर्ड सेक्शन है, महिलाएं हैं, इन सभी को समान अधिकार, इनसे सबसे समान व्यवहार करे, तो वो क्या होता है? उसके संबंध में वो सामाजिक न्याय वास्तव में होता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके संबंध में, जो आर्टिकल 1 है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि अनुच्छेद 1, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब क्या होता है ना? इट इज रिजल्ट ऑफ, जो फेडरेशन वर्ड की यूज किया गया है, संघ वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है? क्या ये अरेंजमेंट का प्रावधान, एग्रीमेंट का प्रावधान है? राज्यों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है? क्या स्टेट को राइट है अलग होने का, राज्यों को अधिकार है अलग होने का? क्या इंडस्ट्रियल यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल स्टेट का मतलब अविनाशी संघ है, विनाशी राज्य का? या इट इज़ बोरोड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन, या ये जो आर्टिकल 1 है अमेरिका संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसमें सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सी। मतलब क्या? अविनाशी संघ है, राज्यों को बदला जा सकता है, मतलब राज्यों की जो सीमा है उसको बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, बिहार से झारखंड बना दिया गया, लेकिन भारत भारत ही रहेगा। भारत का विनाश नहीं किया जा सकता, या भारत की सीमा को नहीं बांटा जा सकता। अविनाशी संघ है, इन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे जो यूनियन है ना, यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात होती है किसमें? आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 के बीच में इस बारे में बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, इसके बारे में यहाँ पे बात करता है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल है, क्या है कि विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों में शामिल करने की शक्ति देता है कि संसद नए राज्यों को शामिल करती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल बी। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 से 4 तक नए जो स्टेट हैं भारत की, जो संघ, उसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 रिलेट करता है टेरिटरी दैट आर आउटसाइड एग्जिस्टिंग यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत के क्षेत्र से बाहर है उसको हम एडमिट कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। जैसे सिक्किम भारत के उसमें से बाहर था, है ना, सिक्किम बाहर था, तो हमने सिक्किम को 1975 में अपने अंदर शामिल किया। तो ये बात होती है अनुच्छेद 2 में। लेकिन जो आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है कि ऑन अदर हैंड डील विद द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो अंदर जो हमारे राज्य हैं, जैसे अंदर के जो क्षेत्र हैं, उनके संबंध में डील करता है जो ऑलरेडी भारत में है ना।
तो ये बात करता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहेगा कि जो अंदर के राज्य उसमें कोई फेरबदल कर लो, है ना, ये बात करेगा। आर्टिकल 2 बात करेगा बाहर का कोई राज्य अपने में शामिल करना, बाहर कोई क्षेत्र अपने में शामिल करना। फिर आर्टिकल 4 बात करेगा कि अगर इस तरह का कोई चेंज होता है भारत में तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं लाया गया था, संविधान संशोधन विधेयक ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया था, सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ था। आर्टिकल 4 इसी के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो आर्टिकल 1 आपने देखा क्या बात करता है, इट इज इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। आर्टिकल 2 देख लिया आपने, है ना, कि जो बाहर के क्षेत्र हैं उनको कैसे शामिल किया, जैसे सिक्किम को किया। फिर आर्टिकल 3 बात करता है अंदर के जो राज्य उनकी सीमा में फेरबदलाव। और आर्टिकल 4 बात करता है ये सब काम सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन बना था? द फर्स्ट इंडियन लिंग्विस्टिक क्रिएटेड इन, कब बना था ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए एक बात कि राज्यों की जो मांग है उसको लेके ऑलरेडी विवाद चल रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाए। अब इसको लेके 1953 में ही पुट्टी श्री रामुलु ने एक आंदोलन किया और उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत हुई तो काफ़ी विद्रोह हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य को बना दिया गया। तो पहला भाषाई राज्य किसको बना दिया गया? आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। बाद में धर कमीशन बनाया गया, धर आयोग बनाया गया। धर आयोग जब बनाया गया तो उसको धर आयोग बना, फिर उसके बाद जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये आयोग बनाया गया। इनको ये काम दिया गया था कि भाई आप देखिए कि क्या राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। तो सभी ये मानना था कि बनाए जाएंगे, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं बनाया जाएगा। तो कई भाषा को मिला के एक राज्य यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो फिर बाद में धर आयोग है, जेबीपी आयोग है ना, तो ये सब आयोग इसके संबंध में रहे। ठीक है, बाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि 14 स्टेट और 6 आई थिंक यूनियन टेरिटरी, तो 16 और 2 बने थे, है ना, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे था। जैसे धर आयोग 1948 के बारे में पूछा गया है कि रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस, किस आधार पर इन्होंने राज्य को बांटने का, पुनर्गठन करने का आधार बताया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा भी ध्यान रखा कि भाई प्रशासनिक सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद जेबीपी कमेटी बनाई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद अब बनाया जाता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनाया जाता है। फजल अली आयोग के बाद फिर जो सिफारिश होती है उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। तो 3 कमेटी बनी थी, आपको इसके संबंध में याद रखनी है। धर आयोग, फिर जेबीपी कमेटी, फिर उसके अलावा फजल अली आयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ट्रांसफर इनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा तो इस तरह सीमाएं, तो कुछ क्षेत्र इधर थी, मकान मालिक का घर इधर है और किसान का घर इधर है, खेत बांग्लादेश में चला गया, ऐसे ही हो गया था। तो इसके बीच में जो फेरबदल किए गए थे ये सारे किए गए थे, 100th अमेंडमेंट किया गया था। क्योंकि लेने के संबंध में, ज़मीन लेने के संबंध में ये बात है कि हम सिंपल मेजोरिटी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीन देना था। कुछ ज़मीनें जो बांग्लादेश किसानों की भारत में थी उनको लौटाना था, फिर भारत के किसानों की ज़मीन बांग्लादेश में उसे वापस लेना था। तो इसके संबंध में यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन किया जाता है। कब? 2015 में। ठीक है, और इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है कब? 1974 का जो एक्ट बना था, लैंड बाउंड एक्ट, उसको एग्रीमेंट को क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडिया क्या करता है, 112 से ज़्यादा जो जगह थी, लोकेशन थी, वो सौंपता है किसको? 111 के आसपास बांग्लादेश को, और 51 साइट्स खुद वापस लेता है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट क्या हो जाते हैं, यहाँ से सेटल हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग ए मैंने आपको बताया कि संघ और यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में है। पार्ट 2 सिटीजनशिप को लेके है, सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को लेके है, जो आर्टिकल 12 से 35 की बात करता है ना। और जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी को लेके है, नीति निर्देश तत्व। तो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 to 51, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, 5 से 11 आर्टिकल है सिटीजनशिप, और 1 से 4 जो आर्टिकल है वो स्टेट के बारे में है कि स्टेट और उसकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो चारों के बारे में आपने यहाँ पर देखा। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पर आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे पार्ट जो 4.1 है, 4A है, ये किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी तो हो गया यहाँ पे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। कौन सा? 4.1A, 51A। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन से डील करता है। यूनियन के संबंध में पार्ट 5 है, 52 से 151 आर्टिकल तक यूनियन के बारे में, यूनियन जो मिनिस्टर्स होते हैं किस तरह से काम होगा, ये यूनियन के संबंध में डील करता है। पार्ट 6 सेम स्टेट के संबंध में, राज्य के संबंध में, राज्य में प्रशासन कैसे चलेगा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सारे काम 152 से लेकर 237 तक राज्य के संबंध में प्रावधान है।
फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पार्ट 6 हुआ करता, पार्ट 7 हुआ करता था, उसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। फिर पार्ट 8 आता है, पार्ट 8 किसके संबंध में है अगर आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी के संबंध में है, तो यूटीज के संबंध में है। ये बात करता है 239 आर्टिकल से लेकर 242 आर्टिकल तक। फिर पार्ट 9 आता है, पार्ट 9 लिख लीजिए आप। पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के बारे में बात करता है कि जो पंचायतें हैं उनके संबंध में, तो आर्टिकल 243A से O तक पंचायतें हैं। फिर 9B आता है, वो नगर पालिका के बारे में बात करता है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। एक मिनट रुकिएगा, तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। इस पेज में मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे अगर हम देखेंगे पार्ट 1 2 3 4 तो आपने देख लिया। फिर पार्ट 5 यहाँ पे हमने देखा, तो पार्ट 5 किसके बारे में? यूनियन के बारे में। और यूनियन के बारे में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। पार्ट 6 किसके बारे में है? स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में। और 152 से लेके 237 तक पार्ट 6 के बारे में बात होती है। फिर बात होती है पार्ट 7 के बारे में, तो पार्ट 7 को हटा दिया गया है, 238 आर्टिकल था, ठीक है ना। फिर पार्ट आता है 8, तो पार्ट 8 किसके बारे में बात करता है? यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है, संघ शासित क्षेत्र के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 239 से लेके 242 तक आर्टिकल यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। फिर पार्ट 9 आता है, वो किसके बारे में बात करता है? तो वो पंचायतों के बारे में बात करता है। किसके बारे में? पंचायत के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 23A से लेके 23O तक ये पंचायत के बारे में बात होती है। फिर पार्ट 9A आता है। 9A इसी का पार्ट है जिसमें बात होती है किसके बारे में? अगर आप देखोगे तो जो नगर पालिकाएं, नगर म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका के बारे में बात होती है पार्ट 9A में। और नगर पालिका में कौन सी आर्टिकल है? 243O तक था, तो O के बाद आता है P से लेके ZG तक आर्टिकल नगर पालिका के बारे में बात करता है। और ये 9A हो गया। 9B आता है। 9B किसके बारे में है? कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति के बारे में बात करता है। 9B आर्टिकल में अगर आप देखोगे 243 ZH से, ZG तक था, ZH से लेके 243 ZT तक ये सहकारी समितियों के बारे में बात होती है। तो ये हो गया पार्ट 9। फिर अगर आप देखो पार्ट 10 किसके बारे में बात करता है? तो भाग 10 बात करेगा शेड्यूल एरिया में, SC/ST जो एरिया है, SC/ST एरिया के बारे में बात करेगा। और इसमें आर्टिकल को 245 से लेके 263 तक अगर आप देखोगे, सॉरी 244, यहाँ पे गलत आर्टिकल मैंने दे दिया, मिटा देता हूँ। तो आर्टिकल 244 से लेके 244A तक ये किसके बारे में है? भाग 10 है, SC/ST वाले क्षेत्र के बारे में बात करता है। फिर जो भाग 11 है वो किसके बारे में बात करेगा? तो भाग 11 बात करेगा यूनियन और जो स्टेट होते हैं, संघ और जो स्टेट है ना, राज्य, उनके बीच संबंध कैसा है। तो ये भाग 11 बात करता है। और ये भाग 11 किसके संबंध में? आर्टिकल कौन से है? तो 245 से लेके 263 तक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 12 आता है। ये सारे भाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेयर्स में आए हैं, UPPSS में, कई गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आते हैं इसलिए आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो पार्ट जो 12 है वो फिनेंस के संबंध में बात करेगा, प्रॉपर्टी के संबंध में बात करेगा, है ना। तो ये 264 आर्टिकल है, 264 से 308 तक बात करता है फिनेंस के बारे में, ठीक है, पार्ट 12। फिर पार्ट आ जाता है 13। पार्ट 13 भारत के बीच में जो व्यापार वाणिज्य होता है ना, कॉमर्स जो होता है, जो ट्रेड होता है भारत के राज्य के क्षेत्र के अंदर, तो आर्टिकल 301 से 307 तक इसके बारे में बात करता है। पार्ट 14 इंपॉर्टेंट है 14। पार्ट 14 में जो सिविल सर्विसेज वगैरह हैं उनके बारे में बात करते हैं। सिविल सर्विसेज आप लिख लो, सिविल सर्विसेज है ना, तो 308 से लेके 323 तक है, ठीक। ये पार्ट हो गया कितना? 14। फिर पार्ट आता है 15। पार्ट 15 किसके बारे में बात करेगा? तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेगा, अधिकरण के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किस आर्टिकल 323A से लेके 323B तक ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात होगी। तो ये आपने भाग 15 देख लिया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट 16 है ना, पार्ट 15 देखा हमने, पार्ट 16 देख लेते हैं। पार्ट 16 किसके बारे में बात करेगा? पार्ट 16 यहाँ पे बात करेगा कुछ कहाँ गया, देखिए ट्रिब्यूनल हो गया 14A ट्रिब्यूनल हो जाएगा, 14A ट्रिब्यूनल हो जाएगा। पार्ट जो 15 है वो इलेक्शन के संबंध में बात करेगा, इलेक्शन के संबंध में। तो इलेक्शन के संबंध में 324 से लेकर 329 निर्वाचन आयोग वगैरह सारा आ जाएगा इसमें, है ना। फिर कुछ विशेष जो प्रावधान है वो पार्ट आपको किसमें देखने को मिलेंगे? 16 में देखने को मिलेंगे, है ना। फिर पार्ट 17 में आपको क्या मिलेगा? 17 में राजभाषा मिलेगी, राजभाषा।
और इस आर्टिकल में 343 से लेकर 351 तक आपको देखने को मिलेगी राजभाषा। फिर अगर आप देखोगे आपातकालीन जो उपबंध होते हैं, इमरजेंसी जो प्रोविजन होते हैं, वो किस में, भाग 18 में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 352 से 360 आपने राष्ट्रीय आपातकाल है ना, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 20। पार्ट 20 में आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 आर्टिकल जो है पार्ट 20 में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अलग है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने पार्ट आपको यहाँ पे जानने समझने हैं, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अगला है। अगला प्रश्न है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हाउ मेनी वेज देयर आर एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने कितने तरीके हैं। तो इसमें 3 है, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर अगर आप देखोगे इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, 5 तरीके से हैं। बर्थ के द्वारा किसी का जन्म हुआ हो, किसी के जन्म से नागरिकता मिलती है, डिसेंट से, उसकी वंशानुगत से रजिस्ट्रेशन करवा ले, प्राकृतिक रूप से कोई क्षेत्र को हमने किसी क्षेत्र को हमने कब्जा कर लिया तो उसके भी नागरिक अपने आप हो जाते हैं। तो अगर आप देखो जैसे एग्जाम्पल पुदुचेरी है, पार्ट बना है ना, तो वो कैसे बना कि हमने उस क्षेत्र को ले लिया तो हमारा पार्ट बन गया। तो इस तरह से भी 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं भारत में। ठीक है ना, लूजिंग सिटीजनशिप बाई वॉलंटियरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। स्वेच्छा से विदेशी नागरिक लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होना क्या कहलाता है। रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, सेशन। त्याग है, समाप्ति है, वंचना है, हस्तांतरण है। तो क्या कहलाता है, तो अगर आप देखोगे बी, टर्मिनेशन कहलाता है, स्वेच्छा से नागरिकता समाप्त होना, विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो खत्म होती है उसे टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट टू क्रैक सिविल सर्विसेज। किस भारतीय ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं को पास किया था। तो इसमें है SP सिन्हा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर 47। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो एल्डर ब्रदर थे किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, उन्होंने 1863 में परीक्षा पास की थी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, इन इंडिया हु वाज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। भारत में नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है, नागरिकता के संबंध में है ना, रेगुलेशन की बनाने की शक्ति। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट। क्यों, आर्टिकल जो 11 है जो हमने यहाँ पे देखा था, जो आपको पता है कि पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित, पार्ट 2 में आर्टिकल 11 बात करता है कि नागरिकता के संबंध में कोई अधिनियम है वो केवल पार्लियामेंट बना सकती है, कोई चीज कर सकती है। तो उन्होंने पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी बनाया, बाद में उसमें अमेंडमेंट भी किया 2019 में, है ना, जो CAA NRC वाला इशू चल रहा था उस दौरान भी। ठीक है, तो संसद के पास सबसे ज़्यादा अधिकार हैं। ठीक है, प्रश्न है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 में रिड्यूस कर दिया गया है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नेचुरलाइजेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। कुछ ग्रुप को जो उनको रहने की जो पहले टेन्योर था वो 11 वर्ष हुआ करता था, उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया कि 5 वर्ष भारत में नेचुरली रह रहे हो तो उनको नागरिकता मिलने का प्रावधान है। उसमें कौन कौन आ जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये आ जाएंगे। ठीक है, और ये किन देशों के लिए है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो सब इंटर हो जाए 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्टेट द पर्सनल वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो किस आर्टिकल में ये बात करता है, तो आर्टिकल 9 बात करता है। क्या बात करता है कि आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन करता है अगेंस्ट ड्यूअल सिटीजनशिप। तो भारत में जो व्यक्ति उनकी द्वैध नागरिकता नहीं हो सकती, ये इंश्योर करते हैं कि लॉयल्टी बनी रहे इंडियन स्टेट को लेके। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है तो भारत की जो नागरिकता है इमीडिएटली टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखोगे। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन